हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी यहाँ पर आरपीएससी जो ईओआरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आपकी स्पेशल क्लासेस चल रही है। तो आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान की आपको कंटिन्यू क्लासेस मिल रही है, तो आज हम शॉर्ट में आपका जो संविधान है उसको अपने कंप्लीट करेंगे। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के बारे में, उच्चतम न्यायालय और उनके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कम समय में हम ज़्यादा मैटर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। तो देखो, राष्ट्रपति के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के लिए भारत में जो संविधान है उसमें किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद नंबर 52 में लिखा हुआ है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। देखो, जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति क्या होता है? जो ये सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत के जो सेना है ना, सेना का जो सर्वोच्च सेनापति है वो किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है? सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है और राज्य का प्रमुख भी कहा जाता है। इसको रबड़ का स्टाम्प भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रबड़ का स्टाम्प। रबड़ का स्टाम्प। और साथ ही साथ इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नाम मात्र का प्रमुख। राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है? नाम मात्र का प्रमुख। इन अन्य नामों से भी राष्ट्रपति को जाना जाता है। जैसे राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है? सर्वोच्च सेनापति, नाम मात्र का प्रमुख, रबड़ का स्टाम्प कहा जाता है। और राष्ट्रपति के लिए भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 52। तो अनुच्छेद नंबर 52 में लिखा हुआ है कि भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अब देखो, राष्ट्रपति के पैरेलल में जैसे भारत के अंदर क्या होता है, जैसे भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्य में क्या होगा? देखो, केंद्र में तो क्या हो गया? राष्ट्रपति। तो मैं लिख देता हूं, केंद्र में क्या होता है आपका? राष्ट्रपति। और राज्य में क्या होगा आपका? राज्य में होगा आपका राज्यपाल। इन दोनों का अपने कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। ठीक है, केंद्र में तो क्या होता है? राष्ट्रपति, और राज्य में क्या होता है? राज्यपाल। जैसे काम राष्ट्रपति का केंद्र में होता है, वैसा ही काम राज्यपाल का राज्य में होता है। ठीक है, तो देखो, अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का पद एक सृजित किया जाता है। और अनुच्छेद 53 में क्या है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में वर्णन किया हुआ है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बता रखा है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल मत संक्रमणीय प्रणाली। एकल मत संक्रमणीय प्रणाली। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है? महाभियोग लाया जाता है। तो वो किस अनुच्छेद में? आपका अनुच्छेद नंबर 61 में। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? महाभियोग का। और महाभियोग का वर्णन किसमें किया गया? अनुच्छेद नंबर 61 में। और अनुच्छेद नंबर 72 है, तो आपने सुना होगा 72 किसके लिए? राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान कर सकता है और किसी के गुनाह को माफ कर सकता है। तो माफीनामा या क्षमादान कौन करता है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है इसके बारे में? इसके बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 72 के अंदर। और अनुच्छेद 123 में क्या किया है? लिखा है राष्ट्रपति क्या अध्यादेश जारी कर सकता है। और 143 यानी कि देखो क्या होता है, ये राष्ट्रपति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेकर के सलाह लेता है। मतलब कि सभी की एक बैठक करता है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, पर ये बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने ही माने। तो सुप्रीम कोर्ट से ये ओनली सलाह ले सकता है, बट जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सलाह दी है उसके लिए ये बाध्य नहीं रहता कि उसे इसकी सलाह माननी ही पड़ेगी। देखो, जैसे राष्ट्रपति होता है केंद्र में, राज्य में राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल के लिए कौन सा अनुच्छेद है? राज्यपाल के लिए 153 नंबर अनुच्छेद है। और उसमें क्या दे रखा है? राज्यपाल के पद के बारे में। जैसे यहाँ पे 52 में दे रखा है, तो वहाँ किस में दे रखा है? 153 में। और इसमें 154 में उसकी क्या दे रखी है? शक्ति और कार्य के बारे में। और 155 में क्या दे रखा है? निर्वाचन के बारे में। तो हमने राष्ट्रपति से जो आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। किसकी बात करते हैं? उपराष्ट्रपति। तो देखो, हमने राष्ट्रपति के लिए क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था कि अनुच्छेद नंबर 52 में दे रखा है
कि भारत में हमेशा क्या होगा, भारत में एक क्या होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और उसके लिए कौन सा अनुच्छेद था, 52 नंबर अनुच्छेद। अब 52 में क्या ऐड करना है, 52 के अंदर आपको ऐड करना है 11। तो 52 के अंदर 11 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 63। 52 के अंदर 11 ऐड करोगे 63। तो 52 में तो आपका हो गया राष्ट्रपति और 63 में क्या हो गया उपराष्ट्रपति। तो 52 में क्या हो गया राष्ट्रपति और 63 में क्या हो गया उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। और अनुच्छेद 64 में क्या है, अनुच्छेद 64 में क्या है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है। देखो 52 के बाद उसमें 11 जोड़े तो हमारा क्या आ जाएगा 63। 63 पे क्या हो गया उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति में यदि अपने 63 में क्या जोड़ेंगे, 63 में यदि हम 12 जोड़ें तो 12 जोड़े तो क्या आएगा 5 और 12 जोड़ेंगे तो देखो 3 2 5, 5 और 1 7, 75। तो 75 में क्या है, 75 में क्या है, भारत में एक प्रधानमंत्री का पद होगा। अनुच्छेद 75 में क्या है, भारत में एक प्रधानमंत्री का पद होगा। जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है और वैसे ही राज्य में क्या होगा, राज्य में मुख्यमंत्री होगा। केंद्र में क्या होता है, केंद्र में जो कार्य प्रधानमंत्री के होते हैं और राज्य में वही कार्य किसके होते हैं, मुख्यमंत्री के होते हैं। तो भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, ये अनुच्छेद नंबर 75 में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है, मंत्रिमंडल। भारत में मंत्रिमंडल जो होता है वो अनुच्छेद नंबर 74 के अंदर उसका वर्णन किया हुआ है। और अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी। महान्यायवादी के लिए हमारा कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 76। तो मुख्यमंत्री के लिए देख लेते हैं साथ के साथ 163 नंबर में मंत्रिमंडल, और अनुच्छेद 164 में सीएम होगा भारत में एक, 165 में क्या होगा, महाधिवक्ता होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो देखो आगे हम अब पढ़ते हैं संसद के बारे में। किसके बारे में, संसद के बारे में। देखो संसद के बारे में पढ़ेंगे, एक बार मैं इसमें पेन सेलेक्ट कर लूं। देखो अब अपने पढ़ेंगे किसके बारे में, संसद। एक मिनट थोड़ा सा वेट करना। अब देखो संसद के बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखो संसद को याद करने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, आपको ट्रिक बताता हूं एक, सरला। क्या रखो, सरला। से क्या बन गया, सरला में सरला। सरला में से क्या बन गया, संसद। रे से क्या बन गया, राज्यसभा। और ले से क्या बन गया, लोकसभा। सरला में से हो गया संसद, रे से हो गया आपका राज्य सभा, और ले से क्या हो गया, लोकसभा। तो सरला में संसद के लिए आपका अनुच्छेद नंबर कितना है, संसद के लिए आपका अनुच्छेद है 79। और उसके बाद क्या आता है, 79 के बाद 80 आता है। तो राज्यसभा के लिए 80 हो गया और लोकसभा के लिए क्या हो गया, 81 हो गया। अब देखो संसद में, संसद है तो आपके संसद में एक क्या होगा, विधानमंडल होगा। तो 168 नंबर अनुच्छेद में क्या दे रखा है, विधानमंडल के बारे में। लोकसभा हो गई तो वहां लोकसभा के साथ साथ एक विधानसभा होगी। तो अनुच्छेद 170 में क्या दे रखा है, विधानसभा के बारे में। और अनुच्छेद जो 175 है उसमें किसके बारे में दे रखा है, विधान परिषद के बारे में। और भारत में विधान परिषद कितने राज्यों में है, वो है 6 राज्यों में। क्या याद रखना है आपको, टीबी जुखाम, टीबी जुखाम याद रखना है। जे को काट दो, टी से क्या बन गया आपका, टी से बन गया तेलंगाना, बी से बिहार, यू से यूपी, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपके 6 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। 6 राज्यों में क्या है, मंत्री परिषद है। अब चलते हैं हम आगे। तो देखो अनुच्छेद नंबर क्या आ गया आपका, अनुच्छेद नंबर आ गया आपका 100। तो 100वें अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, 100वें अनुच्छेद में लिखा हुआ है जब राष्ट्रपति का जो अपना निर्वाचन होता है तो यदि वोट दोबारा बराबर हो जाएं तो क्या होगा, एक निर्णायक मत दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, निर्णायक मत दिया, निर्णायक मत। और निर्णायक मत किसका होता है, अध्यक्ष महोदय अपना मत देंगे और उस मत के हिसाब से फैसला किया जाएगा कि किसको राष्ट्रपति बनाया जाता है। अब देखो अनुच्छेद नंबर 108। तो 108 को याद करने के लिए देखो, जैसे मान लो कि 108 किसका होता है, नंबर एम्बुलेंस का नंबर होता है। जैसे मान लो कि आपके परिवार में क्या है, आपके परिवार में किसी बच्चे की चोट लगी तो क्या होगा, जैसे मान लो आपके चाचा ताया, आप में कितनी भी लड़ाई है, जब किसी के घर के बंदे के चोट लग जाती है तो सभी परिवार इकट्ठा हो जाता है ना, तो उनका संयुक्त बैठक होती है। तो 108 में क्या होता है, राष्ट्रपति क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और 110 में क्या है, धन अधिवेशन के बारे में।
तो इसमें क्या होती है, धन जुटाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया हुआ है। 112 अनुच्छेद में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट, BUDGET बजट। तो देखो बजट का कोई नाम नहीं है उसमें अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ बजट को, वार्षिक वित्तीय विवरण। और उसके बाद अनुच्छेद नंबर 116 में क्या है, लेखा अनुदान के बारे में। और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में, जुटाए गए धन को विकास के लिए खर्च करना, ये किस में पढ़ेंगे हम, अनुच्छेद 117 में। और ये क्या है, वित्त विधेयक। अब देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद नंबर कितने में दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 124 में। 124 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 124 में दे रखा है, भारत में क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। भारत में क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। तो देखो 124 में होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। और अब इसका उल्टा कर दो, क्या गया, 214 किसके लिए होगा, हाई कोर्ट के लिए। और हाई कोर्ट कहाँ पे होते हैं, राज्यों में। तो भारत में क्या होगा, SC होगा, वैसे ही हाई कोर्ट क्या होंगे, राज्यों में होंगे। 131 में क्या दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। और 148 में क्या है, CAG की अनुनियुक्ति। और CAG के बारे में हम सब चीजें पढ़ चुके हैं। CAG के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल, है ना। और 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के तक। और CAG क्या करता है, CAG जो सार्वजनिक धन है उसका प्रहरी होता है। क्या होता है, सार्वजनिक धन का प्रहरी। धन का प्रहरी कौन होता है, कैग। और वर्तमान में क्या कौन है, वर्तमान में है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में एक बात और याद रखना, 216 नंबर अनुच्छेद है, उसमें क्या लिखा है, हाई कोर्ट का गठन। अब देखो, अब आपका आ गया अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 किसके लिए है, अनुच्छेद आपका 324 है निर्वाचन के लिए। तो निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद आपका महत्वपूर्ण है, वो है कौन सा, 324। और 343 नंबर अनुच्छेद है, उसमें क्या दे रखा है, हिंदी राजभाषा के बारे में। और जो आपातकाल है, आपातकाल के लिए 3 प्रकार के आपका आपातकाल लगते हैं। एक तो होता है राष्ट्रीय आपात, और एक राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद नंबर 352, राष्ट्रपति शासन के लिए 356, और वित्तीय आपात के लिए 360। अभी तक जो वित्तीय आपात है भारत में कभी नहीं लगा, वित्तीय आपात है जो भारत में वो कभी नहीं लगा। उसके बाद आपके कुछ महत्वपूर्ण जो आपके है अनुच्छेद, वो भी हम कवर कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपका अनुच्छेद नंबर 17। तो अनुच्छेद नंबर 17 है वो किसके लिए, आपका अस्पृश्यता का अंत। किसके लिए, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 के उपाधियों का अंत। जैसे मान लो कि जो भी आपकी उपाधि है ना, जैसे मान लो कि सचिन तेंदुलकर की या मास्टर ब्लास्टर की उपाधि, ये पद्म विभूषण की उपाधि, ये सब उनको उपाधियां नहीं मानी जाएगी। आपकी उपाधियां कौन सी मानी जाएगी, जो आप जैसे मान लो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग आपके नाम के आगे इंजीनियर लग जाता है, PhD कर रही है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो ये आपकी उपाधियां मानी जाएगी। संविधान के अनुसार जो आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं वही आपकी उपाधियां हैं। जैसे पद्म विभूषण मिला है या कुछ भी ऐसे पुरस्कार मिले हैं, वो आपकी उपाधियां नहीं मानी है। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 29, तो ये किसके लिए बनाया, ये बनाया है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए। अल्पसंख्यक कौन से, जो जैसे जिनकी संख्या भारत में कम है, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ये सब क्या अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के हितों के रक्षण के लिए कौन सा है, अनुच्छेद 39। और 40 नंबर अनुच्छेद किसके लिए, पंचायती राज प्रणाली के लिए। और अनुच्छेद 32 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अपनों ने आज की क्लास में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।